नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार हूँ, मिर्जा गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो कल अपन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हुए अपन ने हड़प्पा के व्यापार के बारे में बात की। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं हड़प्पा के शहरीकरण के बारे में। अर्बनाइजेशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। शहरीकरण हड़प्पा का या शहरी तत्व हड़प्पा के कौन कौन से हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इस पे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन अपनी इस स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपन देखते हैं हड़प्पा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शहरीकरण में वहाँ की टाउन प्लानिंग, यानी शहर का नियोजन किस प्रकार से किया गया। क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा के जो शहर थे वो पूर्ण रूप से नियोजित शहर थे, प्लान्ड शहर थे, यानी इनकी प्लानिंग की गई और प्लान करने के पश्चात इन शहरों को बसाया गया। तो इनमें एक सा पैटर्न हमें हड़प्पा के सभी शहरों में देखने को मिलता है। अब जो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हड़प्पा के जो भी शहर हैं वो दो भागों में विभक्त। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, एक तो अपर पोर्शन है जिसको अपन परकोटे का क्षेत्र कहते हैं। परकोटे का मतलब ये है कि वह क्षेत्र शहर का जो थोड़ा चबूतरे पे बना हुआ है, इसको चबूतरा वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं, उसको परकोटे का क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसकी खास बात क्या है, इसको चारों तरफ से दीवार से किलेबद्ध कर रखा है, चारों तरफ दीवार बना रखी है और बीच में यहाँ पे एंट्री करने के लिए गेट बना रखे हैं। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इस शहर के सभी महत्वपूर्ण संस्थान या जो कार्यालय बने हुए थे या जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो भवन बने हुए थे वो सभी इसी ऊंचे चबूतरे पे ही बने हुए थे। इसके बाद जो दूसरा भाग है इसको अपन निम्न भाग कहते हैं, लोअर टाउन, निम्न भाग। तो लोअर टाउन है, उसमें क्या था, आम लोग रहा करते रहे, यहाँ पे दुकानदार रहा करते रहे, यहाँ पे कृषक रहा करते रहे, यहाँ पे शिल्पकार रहा करते रहे। और इनके बीच में खाली मैदान हुआ करता था, कुछ दूरी हुआ करती थी 2-3 किलोमीटर की, इनके बीच में गैप हुआ करता था। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अपर टाउन और लोअर टाउन, उच्च भाग और निम्न भाग शहर का। मुख्यतः जो हड़प्पा के शहर है इसी पैटर्न पे ही बसाए गए हैं। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अगर अपन जनसंख्या के बारे में बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस समय के हिसाब से मेगा सिटी हुआ करते थे, यानी बहुत बड़े शहर हुआ करते थे उस समय के हिसाब से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्योंकि एक अनुमान के अनुसार इन शहरों की आबादी लगभग 30 से 40 हजार लोग थे, अनुमान के अनुसार। हालांकि आज के स्टैंडर्ड के अनुसार बहुत कम है, लेकिन उस समय ही अत्यधिक जनसंख्या हुआ करती थी, 30 से 40 हजार के आसपास जनसंख्या रहा करती थी। फिर जो हड़प्पा है, हड़प्पा के काल को प्रथम शहरीकरण का काल कहते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, प्रथम शहरीकरण का काल। और इस समय में लगभग 1400 शहर मिले हैं, 1400 शहर या कस्बे हमें मिले हैं, टाउन्स। 3000 BC के आसपास हमें हड़प्पा के अंतर्गत 1400 शहर मिले। तो प्रथम शहरीकरण भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में हड़प्पा। और जो दूसरा शहरीकरण कौन सा है, दूसरा शहरीकरण है 6th century BC, जिसमें दोबारा शहरीकरण है। क्योंकि हड़प्पा के अंत के पश्चात एक ग्रामीण सभ्यता ने जन्म लिया जिसका नाम है वैदिक युग। तो वैदिक युग खत्म होने के बाद फिर 6th century BC अस्तित्व में आया। 6th century BC, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये कौन सा समय है, ये बुद्ध और जैन का समय है। यहाँ पे द्वितीय शहरीकरण आया है। यहाँ पे जो शहरीकरण है वो लोहे के आधार पे था। हड़प्पा में जो शहरीकरण था ये व्यापार के आधार पे था, कृषि में कृषि के अधिशेष के आधार पे था। लेकिन यहाँ पे लोहे के आधार पे, यानी लोहे का उत्पादन अधिक बढ़ा, लोहे के हथियार बनाने लगे, लोहे का उपयोग करते हुए, इसको लोह युग भी कहा जाता है 6th century BC को। ये द्वितीय शहरीकरण है। तृतीय शहरीकरण कौन सा है? तृतीय शहरीकरण इतिहासकार मानते हैं जो सामंतवाद का युग है, यानी अपन 7वीं 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास बात करते हैं। सामंतवाद के युग का अंत होने लगा, अंत होने के साथ साथ शहरीकरण की प्रक्रिया दोबारा रफ्तार पकड़ने लगी। तो उस शहरीकरण को हम तृतीय शहरीकरण कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो प्रथम शहरीकरण कौन सा हो गया, हड़प्पा। द्वितीय शहरीकरण हो गया 6th century BC का। तृतीय शहरीकरण हो गया जब सामंतवाद के युग का पतन होने लगा, उसके साथ शहरीकरण ने अत्यधिक रफ्तार पकड़ ली, यानी शहरों का दोबारा विकास होने लग गया, उसको अपन तृतीय शहरीकरण कहते हैं। 3 प्रकार के शहरीकरण भारतीय उपमहाद्वीप में रहे। फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बोथ, यानी लोअर टाउन और अपर टाउन, जो परकोटे का क्षेत्र था और निम्न भाग, दोनों को दोनों एक चेस बोर्ड, चेस का गेम होता है ना, चेस बोर्ड ग्रिड पैटर्न के आधार पर थे। जैसे अपन जानते हैं किस प्रकार से चेस में चौरस बने होते हैं, उसी पैटर्न में अपर टाउन और लोअर टाउन को बसाया गया है। ये आपके लिए एग्जाम के हिसाब से याद रखने की बात है, एग्जाम में इस चीज को
डाल सकते हो। चेस बोर्ड ग्रिड पैटर्न, जिस प्रकार से चेस बोर्ड का निर्माण होता है उसी पैटर्न के अंदर इन अपर और लोअर टर्म को बसाया गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य गली थी, मेन स्ट्रीट, यानी जो मुख्य सड़क थी हड़प्पा की या इन शहरों में जो मुख्य सड़क थी, उसका ओरिएंटेशन क्या था? उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ ये सड़क जाया करती थी और ये लगभग 30 फीट चौड़ी थी, 30 फीट वाइड। फिर ये जो मुख्य सड़कें थी, देवर इंटरसेक्टेड बाय नैरो लेन्स एट 90 डिग्री। यानी अपन देख सकते हैं कि मुख्य रोड अगर इस तरीके से जा रही है, 30 फीट चौड़ी है, तो छोटी छोटी गलियां भी निकलती थी यहाँ से, जो 90 डिग्री का एक समकोण बनाती थी। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया ना इस जगह पे, 90 डिग्री। तो ये भी अपन देख सकते हैं, जैसे मुख्य रोड है और यहाँ पे छोटी छोटी गलियां इस तरीके से निकल रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है बिल्कुल। तो जो मकान बने हुए थे इन शहरों में, अक्सर मकान बनाए गए थे इन जो साइड स्ट्रीट्स हैं, जो छोटी छोटी सड़कें हैं, वहां उनके किनारे की तरफ मकान बनाए गए। जैसे ये मकान बना रखा है, ये मकान बना रखा है, मुख्य रोड के पास मकान नहीं बनाए गए। जो साइड स्ट्रीट थे उनके दोनों तरफ मकान बनाए गए। फिर दूसरा ये महत्वपूर्ण पहलू है कि दो मकानों के बीच में कुछ गैप हुआ करता है। आपको गैप दिख रहा है, एक मकान यहाँ पे है, एक मकान यहाँ पे, बीच में गैप है। देयर वाज नो मेंस लैंड बिटवीन टू हाउसेस, यानी कुछ खाली भूमि रखी गई दो मकानों के बीच में। तो ये अपन डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये नैरो लेन है, ये मेन स्ट्रीट है, और ये नैरो लेन यानी जो छोटी गली है उसके कोने में एक कुआं हुआ करता है। अक्सर छोटी गलियों में खूब सारे कुएं मिले, खासकर मोहनजोदड़ो में। तो कुआं का उपयोग भी किया गया जल के लिए। फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर खास बात यह है कि हड़प्पा के मकान है, वहां पे हमें कोई खिड़की नहीं मिली है। देयर वाज नो विंडो, खिड़की नहीं है आप, लेकिन फिर भी वेंटिलेशन का कोई ना कोई उन्होंने रोशनदान उन्होंने जरूर छोड़े थे ताकि हवा पास हो सके, लेकिन खिड़कियां नहीं थी। देयर वर नो विंडोज इन द हाउसेस। फिर कुछ मकान हमें डबल स्टोरेज में मिले हैं, दो मंजिला मकान भी मिले हैं। फिर मकानों में स्टेयर केस एब्सेंट है, दो मंजिला मकान में भी हम देखेंगे हमें सीढ़ी नहीं मिली। तो ये कैसे हो सकता है? अब इसका एक कारण यह हो सकता है, इतिहासकार मानते हैं कि जो सीढ़ी है हो सकता है वो लकड़ी की सीढ़ी बनाई हुई और वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई और हमें खुदाई के दौरान नहीं मिली। तो सीढ़ियां नहीं थे मकान में, लेकिन उन्होंने लकड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया हुआ। फिर मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि सभी घरों के अंदर कुआं बना हुआ था। मोहनजोदड़ो की खास बात यह है कि अधिकांश जो मकान थे उसके अंदर कुआं बना रखा था। जैसे अपने स्ट्रक्चर देखते हैं, ये मकान है, यहाँ पे कमरे बना रखे हैं, यहाँ कमरे बना रखे हैं, यहाँ कमरे बना रखे हैं, यहाँ पे एक वेल कुआं बना रखा है। इस प्रकार के छोटे छोटे डायग्राम आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। जैसे ये डायग्राम हो गया, हड़प्पा के शहर नियोजन के बारे में बताते हुए किस प्रकार से मेन स्ट्रीट थे, किस प्रकार से नैरो लेन्स थे, किस प्रकार से मकान बना रखे थे, किस प्रकार से कुएं बना रखे थे। इस प्रकार के डायग्राम आपको हिस्ट्री में ढूंढने चाहिए, कहाँ कहाँ पे आप किस प्रकार के डायग्राम बना सकते हो, जिससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर जैसे अपन ने बात की मोहनजोदड़ो के, एक तो घर में भी कुएं थे, हर स्ट्रीट में हर छोटी गली में भी एक कुआं बना रखा है, क्योंकि हड़प्पा में 700 से अधिक कुएं मिले, मोर देन 700। खुदाई के दौरान हमें इतने अधिक कुएं मिले हैं। फिर हर जो गली थी, हर जो सड़क थी, ईच स्ट्रीट was having underground covered drainage। समझ रहे हैं? जो हर स्ट्रीट थी वहां पे एक भूमिगत, भूमि के अंदर एक कवर्ड ड्रेनेज था, नाला था जो पूर्ण रूप से बंद था। यानी नाला बना के उसके ऊपर पत्थर रख दिए गए, नाला कहीं से नजर नहीं आता है, केवल पत्थर ही नजर आता है। बंद नाला हर गली से निकलता रहता है कि जो निकासी का पानी है, जो बाढ़ का पानी है, वो आसानी से नालों के माध्यम से शहर से दूर चला जाए। और ये नालों का नेटवर्क कहाँ पे खुलता था? These drainage opened in bigger drain of main street। यानी छोटी छोटी गलियों से जो नाले निकले हैं, ये बड़ी गलियों के अंदर, जो जमीन के अंदर जो नाले बना रखे हैं उनसे कनेक्ट हो गए। फिर बाहर जाके, शहर के बाहर जाके वो सारे के सारे नाले खत्म होते हैं, निकासी का पानी सारा का सारा शहर से बाहर निकाला गया। ये भी एक सिविक सेंस का ही उदाहरण है। सिविक सेंस क्या होता है कि उनमें नागरिक होने के एक आइडियल, एक आदर्श नागरिक होने के सभी गुण थे। तो सिविक सेंस का ही प्रमाण है कि सारा निकासी का पहले शहर में ना छोड़ते हुए शहर से बाहर ले जाके छोड़ा गया। यानी उन्होंने सैनिटेशन का भी ध्यान रखा, उन्होंने साफ सफाई का भी ध्यान रखा। फिर अपन एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। ये जो नालियां बना रखी है, नालियों के बीच में क्या होता है? छोटे छोटे चेम्बर बने होते हैं, जैसे आज के समय भी होते हैं नालियों के बीच में चेम्बर, वो ढक्कन होते हैं। तो ढक्कन खोल के नाली की सफाई करना, अगर वो कचरा है नाली में फंस जाए उसको साफ करना आसान होता है। तो उन चेम्बर को हटा के
नाली की सफाई की जाती है जिनको बोला जाता है मैन होल्स। जैसे आज के समय में आप सड़कों के बीच में देखते हो कि मैन होल्स होते हैं जिनको खोल के अंदर से सफाई की जा सकती है। उसी प्रकार से इन सभी नालों के ऊपर मैन होल्स भी मिले हैं, ढक्कन, चेम्बर वाले ढक्कन भी मिले हैं। तो इसका प्रयोग था उसकी साफ सफाई करने के लिए, दीज वर यूज्ड फॉर क्लीनिंग। यह क्या दर्शा रहा है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। मैन होल के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि जो हड़प्पा का समाज था वो विभक्त हो चुका था, वो वर्गीकृत हो चुका था। स्ट्रेटिफिकेशन अंग्रेजी का शब्द है, यानी समाज विभक्त हो चुका था। इसका अर्थ क्या है, समाज में अमीर लोग भी थे, गरीब लोग थे, क्योंकि जो नाले साफ करने का कार्य अमीर लोग तो करेंगे नहीं, नए प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। इसके लिए जो निम्न वर्ग का लोग हैं, उन्होंने अवश्य नालों को वो ढक्कन हटा के नालियों को साफ किया होगा। तो यह समाज में विभक्तता को दिखा रहा है, सामाजिक वर्गीकरण हो चुका रहा, ऊंच नीच समाज में आ चुका। फिर कई जगह पे ये भी व्यवस्था थी कि जो नालियां थी, नालियों के नीचे की तरफ एक सोक पिट बना रखा था, खड्डा कर रखा था। यानी कई जो बाढ़ का पानी आ रहा है वो नीचे भूमिगत भी हो जाए पानी, यानी जमीन भी उसको सोख ले धीरे धीरे। तो कुछ पानी जमीन के अंदर भी सोख दिया, तो इससे क्या होगा, उन्होंने पानी को वेस्ट नहीं किया, जिसको कहते हैं रिचार्ज, यानी जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसके स्तर को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने सोक पिट बनाए नालियों के बीच बीच में नीचे की तरफ से, ताकि जो पानी आता आता बाढ़ का नीचे की तरफ चला जाए, जमीन के अंदर मिल जाए। इससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो उसका स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा, वो ज्यादा अधिक नीचा नहीं होगा। तो पर्यावरण के प्रति भी हड़प्पावासी जागरूक थे, उन्होंने वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण पे भी उन्होंने ध्यान दिया। ये आईएएस का सवाल आ रखा है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में आप लिखो हड़प्पा के अंदर, तो उसमें ये वाला पॉइंट आएगा। स्ट्रीट्स हो गए पानी को बाहर निकालने का, फिर सोक पिट हो गए, पानी को नीचे जमीन के द्वारा सूखा जाता है, जिसको सोक पिट कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में, जल संरक्षण व्यवस्था के बारे में। धोलावीरा एक जगह है गुजरात में, धोलावीरा सबसे बेहतरीन उदाहरण है जल संरक्षण के बारे में। क्यों? क्योंकि धोलावीरा में हमें 16 रिजर्वियर्स मिले हैं। रिजर्वियर्स का मतलब होता है तालाब, मैन मेड। मैन मेड हमें 16 तालाब मिले हैं, रिजर्वियर यानी इंसानों के द्वारा बनाए हुए 16 तालाब मिले हैं, और उनमें खूब सारे पानी को इकट्ठा किया जाता था। फिर कई सारे जो रिजर्वियर हैं या जो तालाब हैं आपस में इंटरकनेक्टेड भी थे। इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब पानी साफ करने के लिए अपन फिल्टर का उपयोग करते हैं, फिल्ट्रेशन तकनीक के माध्यम से उन्होंने पानी को साफ भी किया। जैसे ये सेडिमेंटेशन टेक्निक भी कहते हैं, यानी मिट्टी की एक परत का इस्तेमाल करते हुए हम पानी को साफ करें, सेडिमेंटेशन टेक्निक। आज के समय भी इसका उपयोग किया जाता है कई जगह पे पानी को शुद्ध करने के लिए। तो ये अपन देख सकते हैं, ये एक तालाब बना रखा है, ये एक तालाब बना रखा है, ये एक तालाब बना रखा है, इनको इंटरकनेक्ट कर रखा है। इस तालाब का पानी यहाँ जाएगा, फिर इसका पानी यहाँ जाएगा, बीच में सेडिमेंटेशन की लेयर बना रखी है। यानी जब पानी यहाँ से इस जगह पर जाएगा तो पानी और अधिक शुद्ध हो जाएगा, यहाँ से इस जगह पर जाएगा तो सेकेंड लेयर में पानी और अधिक शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर शुद्ध पानी सारा का सारा इसमें इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो वर्षा के जल का भी उन्होंने संरक्षण किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी उन्होंने जोर दिया। क्योंकि बात यह है, धोलावीरा जो धोलावीरा जैसी जगह है गुजरात में, अत्यधिक शुष्क जगह है यहाँ पे। क्योंकि रैन ऑफ कच्छ के पास में धोलावीरा, जो कच्छ का रण है गुजरात में, उसके पास में आते हैं। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल को सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। धोलावीरा में यह काम बखूबी किया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के जल को भी संरक्षण करने का प्रयास किया गया। इसी कारण हड़प्पा में लंबे समय तक पानी की कोई भी कमी नहीं रही। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि बांध के पानी का इस्तेमाल किया गया इरिगेशन के लिए। बांध के पानी यानी थोड़ा सा नदी के पास में बांध बना के नदी के पानी को वहां पे स्टोर किया गया, फिर सिंचाई के लिए भी उस पानी को उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पे फ्लड इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया गया। ये सारे के सारे पॉइंट आएंगे वाटर इरिगेशन में। तो फ्लड इरिगेशन है, यानी जो बाढ़ का पानी है उसका इस्तेमाल किया गया सिंचाई के लिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अभी कई किताबों में लिखा हुआ है कि हड़प्पा वर द फर्स्ट पीपल टू यूज फ्लश टॉयलेट। तो फ्लश टॉयलेट के इस्तेमाल के बारे में, फ्लश टॉयलेट क्या होता है, जैसे अपन टॉयलेट यूज करने के पश्चात उसको फ्लश चालू करते हैं, पानी से सारी गंदगी बह जाती है। उसी प्रकार से फ्लश का मैकेनिज्म भी इन्होंने डेवलप किया, ताकि गंदगी है वो निकासी हो जाए गंदगी की सभी। तो दुनिया में पहला प्रमाण मिलता है फ्लश टॉयलेट इस्तेमाल करने का, फ्लश टॉयलेट। तो ये बताता है कि वो लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक थे और उनमें सिविक सेंस था, यानी एक आदर्श नागरिक बनने के सभी गुण थे।
फिर बाढ़ के पानी से सुरक्षा करने हेतु जो फ्लैश फ्लड होती है, अचानक बाढ़ जाते हो, उससे सुरक्षा करने हेतु जो जो शहर थे उसको दो भागों में विभक्त किया गया और जो शहर के एक भाग को थोड़ा ऊंचाई पे बसाया गया ताकि बाढ़ के पानी का कोई भी प्रभाव ऊंचे वाले क्षेत्र पे नहीं पड़े और पानी सारा का सारा नीचे वाले क्षेत्र तक ही रहे, क्योंकि सभी के सभी महत्वपूर्ण संस्थान वहीं पे बने हुए थे परकोटे के क्षेत्र में। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, लोथल और सूरकोटड़ा। अपन ने कहा कि इनके शहर दो भागों में विभक्त थे, एक को किलेबद्ध कर रखा था, एक को किलेबद्ध नहीं कर रखा था, लेकिन इसके अपवाद स्वरूप हमें दूसरे स्ट्रक्चर भी मिले हैं हड़प्पा में। जैसे लोथल गुजरात में है, सूरकोटड़ा है, इन दो जगह पे हमें प्रमाण मिले हैं कि जो निम्न शहर था, जो निम्न भाग था शहर का, वह भी फोर्टिफाइड था, वह भी किलेबद्ध था। तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा शहर है हड़प्पा में जिसका निम्न भाग भी किलेबद्ध हो रखा था। अधिकतर क्या रहा, केवल अपर पोर्शन ही किलेबद्ध था, लेकिन लोथल और सूरकोटड़ा में निम्न भाग को भी दीवार से किलेबद्ध कर रखा था, दीवार बना के। फिर बनावली, बनावली में हमें क्या स्ट्रक्चर मिला है, थोड़ा थोड़ा अलग स्ट्रक्चर मिला है इन जगह पे, यानी अपवाद स्वरूप। बनावली में जो सिटेडल था, सिटेडल का मतलब होता है जो किलेबद्ध या परकोटे का क्षेत्र है, परकोटे को एक खाई से चारों तरफ उसके एक खाई बना रखी थी जिसमें पानी रखा जाता था, उसकी सुरक्षा के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए। उसके आज के समय भी अपन देखते हैं कई सारे किलों के चारों तरफ एक खाई बनी होती है जिसमें पानी रखा होता है ताकि दुश्मन वहां पे आसानी से प्रवेश नहीं कर सके। उसी प्रकार से बनावली का जो परकोटे का क्षेत्र है उसके चारों ओर एक खाई बना रखी थी और एक रैंप बना रखा था। रैंप का मतलब होता है कि रास्ता लकड़ी का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है, लोअर से अपर में जाने के लिए एक रास्ता बना रखा था, रैंप। फिर जैसे मोहनजोदड़ो शहर वो इतना अधिक प्लान्ड शहर है, इतना अधिक सुनियोजित शहर है कि इतिहासकार, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा डिड नॉट ग्रो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग विलेजेस, यानी हड़प्पा का जो विकास हुआ है वो नेचुरल विकास नहीं, वो प्राकृतिक विकास नहीं। क्योंकि प्राकृतिक विकास में क्या होता है, कई सारे गांव हैं, गांवों का विकास हुआ, धीरे धीरे गांव बड़े होते गए होते गए होते गए और अंततः गांव आबादी बढ़ने के साथ शहर में तब्दील हो गए। लेकिन मोहनजोदड़ो के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि लोगों में अवश्य कोई जानकारी रही होगी पूर्व में, उन्होंने प्लान किया होगा कि एक शहर हमको बसाना है। जैसे आज के समय में चंडीगढ़ एक प्लान शहर कहा जाता है जिसको नक्शे बना के प्रॉपर बसाया गया है, प्लानिंग के साथ, नियोजन के साथ बसाया गया। उसी प्रकार से इतिहासकारों को मानना है कि मोहनजोदड़ो को अवश्य प्लान करने के पश्चात बसाया होगा, फिर वहां पे जनसंख्या को भेजा होगा ताकि वहां पे लोग बस सके। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अवश्य कोई प्रशासनिक या राजा की सत्ता रही होगी जिसने यह सारा का सारा कार्य किया होगा, प्लान करने का, फिर लोगों को वहां पे बुलाने का, फिर लोगों को बसाने का, मोहनजोदड़ो। फिर धोलावीरा के बारे में अपन बात करें, धोलावीरा में सैंड स्टोन का इस्तेमाल हुआ है। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है सैंड स्टोन, जिससे अनेक प्रकार के किले भारत में बनाए गए। गुजरात का मुख्य फीचर है। तो सैंड स्टोन का इस्तेमाल भी अपन देख लेते हैं, अगर अपन हिंदी में मिलता है सैंड स्टोन को हिंदी में क्या कहते हैं, सैंडी, बलुआ पत्थर होना चाहिए। हाँ, बलुआ पत्थर, ये देखो बलुआ पत्थर, इसके इमेज में दे रखी है, ये बलुआ पत्थर है। तो कई सारे किलों में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो धोलावीरा में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जो धोलावीरा का ही फीचर है। फिर धोलावीरा के ने जो परकोटे का क्षेत्र बना रखा था उसमें एंटर करने के लिए एक बहुत विशाल काय गेट बना रखा था उस परकोटे के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। और कई सारे टावर भी बना रखे थे, गेट भी बना रखा है, गेट पे भी दोनों तरफ टावर भी बना रखे थे जहाँ पे खड़े रह के ऊपर की तरफ लोग वॉच कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन तो यहाँ पे प्रवेश नहीं कर रहा है। फिर हड़प जो धोलावीरा है, धोलावीरा अक्सर जो शहर है हड़प्पा के दो भागों में बटे हुए, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा शहर है, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में, कि धोलावीरा को तीन भागों में विभक्त किया गया था। एक तो परकोटे का क्षेत्र हो गया, कासल, कासल मतलब किला, किले का क्षेत्र हो गया परकोटे का। फिर मिडिल टाउन हो गया, एक बीच का शहर भी था। और फिर लास्ट में बेली, बेली का मतलब है लोअर टाउन है, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, तीन भागों में इसको विभक्त किया गया। और तीनों के तीनों फोर्टिफाइड थे। आप देखो, जो परकोटे का क्षेत्र है उसके चारों तरफ दीवार बन रखी थी, मिडिल टाउन के चारों तरफ दीवार बन रखी थी, और जो निम्न क्षेत्र है उसके चारों तरफ भी दीवार बना रखी थी। तो हमें तीन डिवीजन, तीन भाग देखने को मिलते हैं धोलावीरा में। फिर इसके अलावा धोलावीरा की खास बात क्या है, धोलावीरा में एक स्टेडियम भी मिला है। स्टेडियम, खेल हेतु स्टेडियम, या सेरेमनी करने के लिए, कोई रिचुअलिस्टिक फंक्शन करने के लिए
या फिर रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम का भी हमें प्रमाण मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्टेडियम कहाँ पे मिला है, धौलावीरा में मिला है। फिर हम देखते हैं कि एक खंबा मिला है धौलावीरा में। उस खंबा में क्या है, लाइमस्टोन का प्रयोग हुआ है उस खंबे में। लाइमस्टोन को चूना पत्थर कहते हैं शायद, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मीनिंग इन हिंदी चूना पत्थर, यानी उस खंबे में चूने पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। और उसी खंबे के पास में एक फॉलन साइन बोर्ड है। एक साइन बोर्ड क्या होता है, जैसे अपन सड़क में जाते हैं तो एक साइन बोर्ड बना होता है कि ये शहर आने वाला है, ये शहर कितने किलोमीटर दूर है, आप कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, उसको साइन बोर्ड कहते हैं। तो नीचे इसी खंबे के पास में एक फॉलन साइन बोर्ड मिला है जो नीचे गिरा हुआ था। अवश्य ये साइन बोर्ड इस लाइमस्टोन पिलर का भाग रहा होगा। खास बात क्या है साइन बोर्ड में, इसमें एक अभिलेख जुड़ा हुआ है। इट इज फाउंड विद इंस्क्रिप्शन, जिसमें लकड़ी में जिप्सम को भरकर, जिप्सम एक प्रकार का मटेरियल होता है, इस फॉलन साइन बोर्ड में लकड़ी में जिप्सम को भरकर कुछ लिखा हुआ था, कुछ अभिलेख लिखा हुआ था। अब समय के साथ क्या हुआ, जो उसका लकड़ी का पार्ट है वो तो खत्म हो गया, तो जिप्सम के अवशेष बचे, जिससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि अवश्य साइन बोर्ड में कुछ न कुछ सूचना दी होगी। ये हमें शुरुआत में मिला धौलावीरा का, हो सकता है इसमें धौलावीरा का नाम लिखा हो इंस्क्रिप्शन में, या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हो। तो ये हमें टुकड़ों में मिला है, ये हमें पूर्ण रूप से नहीं मिला है फॉलन साइन बोर्ड गिरा हुआ। फिर हड़प्पा के बारे में बात करें, हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं, 6 ग्रेनरीज मिली है, 6 अन्नागार, जहाँ पे ग्रेन को या अनाज को स्टोर किया जाता था। फिर एक ब्रिक प्लेटफॉर्म भी मिला है। इन्हीं ग्रेनरी के पास में हमें एक सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म यानी गोलाकार ईंटों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर मिला है। वह किस लिए काम आता है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग होता है अनाज पीसने के लिए। तो यानी अपन को ग्रेनरी भी मिल गई, अन्नागार भी मिल गया, अन्नागार के पास में अपन को अनाज पीसने की मशीन भी मिल गई पास में, पत्थर की बनी हुई, गोल पत्थर की बनी हुई, जिससे अनाज को पीसा जाता है। और फिर इन्हीं ग्रेनरी के पास में कई छोटे छोटे कमरे भी मिले हैं, बहुत छोटे छोटे कमरे। अवश्य उन कमरों का इस्तेमाल मजदूरों के द्वारा किया जाता था, जो अनाज को लाकर इस ग्रेनरी में इकट्ठा करते रहे या उसको पीसने का कार्य किया करते रहे। मजदूरों के लिए हमें छोटे छोटे कमरे भी मिले। फिर अपन बात करते हैं बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा के अंदर पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। पकी हुई, जब अपन ईंट पहले कच्ची होती है मिट्टी से बनाने के पश्चात, जब उसको आग में पका देते हैं तो ईंट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, जिसका प्रयोग मजबूत भवन बनाने के लिए किया जा सकता है। तो जो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल है इस स्केल पे, इतने बड़े स्केल पे, इतनी अधिक मात्रा में मेसोपोटामिया में भी नहीं हुआ। मेसोपोटामिया में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सीमित उपयोग हुआ है। हड़प्पा में वाइड स्केल यूज हुआ है इन पकी हुई ईंटों का। फिर दूसरा ये है कि इजिप्ट के अंदर सूखी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, ड्राइड ब्रिक। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ, धूप में सुखा देना। तो आग में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल इजिप्ट के अंदर भी नहीं हुआ। तो विशेष बात, समकालीन जो सभ्यता रही है हड़प्पा की, उनमें विशेष बात है कि हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसी के साथ अपन आज के डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं, और कल अपन हड़प्पा के पतन के बारे में बात करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।